हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर ऑफ योर सीएमए फाउंडेशन प्रोबेबिलिटी। और इस लेक्चर में हम लोगों को ऑड से कंटिन्यू करना है। पिछले लेक्चर में ऑड्स तक हम लोग इसके पहले तक कंप्लीट कर लिए थे। बेस थ्योरम हमने पढ़ा था और होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑड्स के बारे में तुम लोग को एक बार फिर से जल्दी से याद दिला दिया जाए। दोस्तों, ऑड्स इन फेवर लिखा है, इसका मतलब आपको पॉजिटिव इज टू नेगेटिव, यानी कि एग्जाम्पल में लिखा हूँ वहाँ पर पास इज टू फेल का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर फेवर शब्द आपको दिख गया, फेवर दिख गया, मतलब आपको जो रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में, ऑड्स के क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया रहेगा, या फिर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आप इसको ऑड्स के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो ठीक है। अगर तुमको फेवर में लिखने के लिए बोल रहा है तो पॉजिटिव इज टू नेगेटिव का रेशियो लिखना। अगर तुमको अगेंस्ट में लिखने बोल रहा है तो तुम नेगेटिव इज टू पॉजिटिव का रेशियो लिखना। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तो और तुमको चीजें क्लियर में होगी, पर याद रखना फेवर में है तो पहले पॉजिटिव चीज बाद में नेगेटिव चीज लिखाएगी, अगेंस्ट में तो पहले नेगेटिव चीज बाद में पॉजिटिव चीज लिखाएगी। तो देखो 21 क्वेश्चन। Suppose it is 11 to 5 against a person who is now 38 years of age living till he is 73। बोल रहा है कि एक पर्सन की 11 to 5 मतलब 11:5 अगेंस्ट है। क्या अगेंस्ट है? कि जो 38 ईयर्स का अभी है और 73 ईयर्स तक जिएगा, और तुमको रेशियो अगेंस्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब अब पहले नेगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव होगा। अगेंस्ट लिखा है मतलब पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होगा? कि वो मर जाए। पॉजिटिव क्या होगा? कि वो जिंदा रहे। तो ये जो तुमको रेशियो दी हुई है वो डेड इज टू अलाइव की रेशियो दी हुई है। डेड इज टू अलाइव की रेशियो दी हुई कि एक पर्सन अभी 38 ईयर्स का और 73 तक जिएगा, मतलब कितना साल और जिएगा? 38, 48, 58, 68, 73, 35 साल और जिएगा। तो जो 35 साल और जिएगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी तुमको दी हुई है वो दी हुई है 11:5। डेड और अलाइव की दी हुई है क्योंकि यहां लिखा है अगेंस्ट। ठीक है, आगे पढ़ो। एंड 5 to 3 अगेंस्ट बी हु इज 43 लिविंग टिल ही 78। क्या बोल रहा है? 5 to 3 यानी 5:3 किसके लिए? बी के लिए, जो कि अभी 43 का और 78 तक जिएगा। ये भी 35 साल और जिएगा। ठीक है, और इसका भी 5:3 अगेंस्ट दिया हुआ है। ये देखो अगेंस्ट मतलब ये भी किसका रेशियो है? डेड इज टू अलाइव का रेशियो है। अगेंस्ट दिया है मतलब डेड इज टू अलाइव का रेशियो है। तो तुमको बोल रहा है फाइंड द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज पर्सन विल बी अलाइव 35 ईयर्स हेंस। तो बोल रहा है उस प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट 1% विल बी अलाइव। एटलीस्ट 1 मतलब क्या होता है पता है? मतलब एक जन भी जिंदा हो सकता है, एक जन मर सकता है, दूसरा जिंदा हो सकता है, पहला मर सकता है, या दोनों जिंदा हो सकते हैं। मतलब किसी एक जन को तो जिंदा होना चाहिए, हमको उसकी प्रोबेबिलिटी बनाना है। तो एटलीस्ट 1 की हमको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ इसको, इस क्वेश्चन को करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। तुम ना दोनों इंसान मर जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। दोनों इंसान मर जाएंगे भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल डाई क्या है? इसका रेशियो दिया हुआ है 11:5, मतलब 11:5 दिया है, मतलब डेड इज टू अलाइव का रेशियो दिया है। तो पहले डेड है तो इसका मतलब 11/16। 11/16 इज द प्रोबेबिलिटी दैट पी विल डाई। ठीक है, दैट ए विल डाई। ए मर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 11:16 और ए विल बी अलाइव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/16। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल डाई, बी मर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देख लो 5:3 है रेशियो, तो 5/8। पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, अगेंस्ट लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी अलाइव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। ठीक है, तो ये हमको प्रोबेबिलिटीज पता चल गई रेशियोज के थ्रू। इन रेशियो का यूज करके हमको प्रोबेबिलिटी बेसिकली पता चल जाती है कि पी मर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 11/16। पी जिंदा ए जिंदा रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/16। बी मर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8। बी जिंदा रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8। ठीक है, तो ये हमको प्रोबेबिलिटीज पता चल गई। अब यहाँ पर तुम दो कारनामा कर सकते हो। एक तो ये कि तुम लॉन्ग कट से जाओ। लॉन्ग कट से जाओ मतलब एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव, मतलब पहले ए को जिंदा रखो, बी को मार दो, फिर बी को जिंदा रखो, ए को मार दो, फिर दोनों को जिंदा रख दो। ये हुआ लॉन्ग कट, ये हुआ लॉन्ग कट। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि तुम प्रोबेबिलिटी बताओ दैट बोथ विल डाई, दोनों मर जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? भैया ए मरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, बी भी मर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 55/128। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल डाई, दोनों मर जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब एक बात बताओ, पूरा मिला के प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं 1 से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं कि दोनों मर जाएंगे, इस प्रोबेबिलिटी को अगर 1 से मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरे को प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि इन लोग जिंदा रहेंगे?
उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, क्या मेरे को पता चल जाएगी? यस। क्यों? क्योंकि अब उस सिचुएशन में एक जिंदा है, दो जिंदा है, दोनों जिंदा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अगर मैं पूरी प्रोबेबिलिटी होती है 1, उससे अगर मैं वो वाला हिस्सा हटा दूं जिसमें दोनों मर जाने वाले हैं, दोनों मर जाने वाले वाला हिस्सा हटा दूं, तो मेरे पास वाला हिस्सा आ जाएगा जिसमें दोनों में से कोई एक या दोनों जिंदा वाला हिस्सा मेरे पास अलग से आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 will be alive is equal to 1 minus 55 by 128. तो 128 minus 55, 73 upon 128. This is the probability that at least one of them will be alive. ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भैया, मैंने बोला यस, दूसरे तरीके से भी करके दिखाओ। हाँ ठीक है, एग्जाम में हम शॉर्टकट लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरे तरीके से भी करके दिखाओ। वी आर नॉट सेटिस्फाइड। मैं बोला ठीक है चलो, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए जिंदा रहेगा, सॉरी ए जिंदा रहेगा की प्रोबेबिलिटी 5/16 है। इंटू बी को मार देते हैं, बी मर जाएगा 5/8, प्लस ए मर जाएगा, बी जिंदा रहेगा, प्लस ए भी जिंदा रहेगा 5/16 इंटू बी भी जिंदा रहेगा 3/8। ठीक है, तो देख लो एटलीस्ट 1 विल बी अराइव। यहां पर ए जिंदा है, बी मर गया, यहां पर ए मर गया, बी जिंदा है, यहां दोनों जिंदा है, तो एटलीस्ट 1 बोला है, मतलब दोनों भी जिंदा रह सकते हैं। एटलीस्ट 1 बोला है क्वेश्चन में, तो इसको हम निकालते हैं 25/128, 33/128, 15/128, 73/128। लो आ गया। अब तुम लोग पूछोगे भैया, मैंने बोला यस भैया बीच में प्लस क्यों लगाया है, तो मैं बोला बेटा या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। तो ये और वाली सिचुएशन है। कौन सी वाली सिचुएशन है? और वाली सिचुएशन है कि या तो ए जिंदा रहेगा, बी मर जाएगा, या तो बी जिंदा रहेगा, ए मर जाएगा, या तो दोनों जिंदा रहेंगे। ये सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। हाँ, पर ए जिंदा रहेगा, बी मर जाएगा, एक साथ हो सकता है। ए मर जाएगा, बी जिंदा रहेगा, एक साथ हो सकता है। दोनों जिंदा रहेंगे, एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लस लगाया कि 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकली, उसको तीनों को प्लस करेंगे, क्योंकि या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये सिचुएशन आएगी। 3 सिचुएशन देखने को मिल सकती है एटलीस्ट 1 वाले केस में। कौन से केस में? एटलीस्ट 1 वाले केस में। ठीक है, तो ये दोनों तरीका तुम लोग लिख लो, जो सा तुम लोग को पसंद आया तुम लोग उससे कर लेना सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22। 2 cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that both are ace, both are red, at least one is an ace? ठीक है, तो दोनों ace है, ठीक है, दोनों red है, ठीक है, और एटलीस्ट 1 इज एन एस। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 1 तो ये 1 माइनस वाले से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को सिर्फ कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में बता देता हूँ, सॉल्व तुम लोग खुद कर लेना। देखो, अगर दोनों एस होंगे मतलब दोनों इक्का होगा, है ना। तो पहले बात तो ये मेरे को सैंपल स्पेस बताओ भैया। सैंपल स्पेस आएगा 52C2। क्यों? क्योंकि मेरे को 2 कार्ड्स उठाने हैं 52 कार्ड्स में से। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड उठाने, तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? 52C2 निकाल ही लेते हैं। 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, 1326। ये आ गया सैंपल स्पेस। ठीक है, अब तीनों की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं अलग अलग। तो देखो, सबसे पहले बोल रहा है बोथ आर एस, मतलब दोनों एस होने चाहिए। अब भाई एक ताश की गड्डी के अंदर कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं। 4 में से 2 एस निकलेंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 4C2 केस नंबर 1 का। केस नंबर 1 का फेवरेबल आउटकम 4C2। केस नंबर 2 का फेवरेबल आउटकम कितना होगा? देखो, केस नंबर 2 का होगा बोथ आर रेड, मतलब दोनों रेड होने चाहिए। हमारे पास रेड के कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी के अंदर? भैया 13 हार्ट के होते हैं, है ना, और 13 डायमंड के होते हैं। तो टोटल मेरे पास 26 रेड कार्ड्स होते हैं। तो उस 26 रेड कार्ड में से मेरे को 2 कार्ड चाहिए, 2 रेड होने चाहिए, 2 कार्ड चाहिए। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो इसको फेवरेबल आउटकम को तुम अगर सैंपल स्पेस से यानी कि 1326 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पहले और दूसरे केस का आंसर आ जाएगा। पहले और दूसरे केस का, तो इजी था। तीसरा केस देख लो, बोल रहा है एटलीस्ट 1 इज एन एस, तो कोई एक एस होना चाहिए। तो अब मैं अब तुम लोग खुद सोच के देखो, एक एस एक दूसरा कार्ड, 2 एस 2 दूसरा कार्ड, सॉरी एक एस एक दूसरा कार्ड, दोनों एस, पहला कार्ड दूसरा कार्ड एस, मतलब कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा और कितना सारा काम हमको करना पड़ जाएगा। ठीक है, कि पहले वाले कार्ड को एस ले लूं, दूसरे वाले को अदर ले लूं, फिर पहले वाले को अदर ले लूं, दूसरे वाले को एस ले लूं, फिर दोनों को एस लेके सॉल्व करूं। उससे अच्छा शॉर्टकट लगाएंगे। क्या शॉर्टकट लगाएंगे? ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिसमें एस नहीं आएगा और उसको 1 से माइनस कर देते, तो एस आने वाले सिचुएशन हमको मिल जाएंगे। तो बताओ,
एक ताश के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 4 एस होते हैं, तो इसका मतलब 48 अदर कार्ड्स होते हैं। तो अगर मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालूं कि एस नहीं आएगा तो वो कैसे निकलेगा? फेवरेबल आउटकम 48C2, मतलब मैं 48 एस को मैं हटा दिया, 4 एस को मैं हटा दिया, जो अदर 48 कार्ड है उसमें से 2 कार्ड उठेंगे, ठीक है, तो ये हुआ मेरा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो इसको मैं निकाल लूं 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 1128। दिस इज माई फेवरेबल आउटकम। और ये कौन सा फेवरेबल आउटकम है? कि एस नहीं आएगा उसका आउटकम है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, एस नहीं आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1128 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 1326 टोटल आउटकम 1326, तो ये आ रहा है 0.850 अब ये कौन सा प्रोबेबिलिटी है? दैट नॉट गेटिंग एन एस वाली प्रोबेबिलिटी है। अब मैं इसको अगर 1 से माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? गेटिंग एन एस, तो -1 कर देते हैं 0.149। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 एस, ठीक है, 1 माइनस 0.850, तो ये आ रहा है 0.149। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो देखो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं पहले ही लॉन्ग कट में मत जाओ, शॉर्टकट में जाओ। क्या कि अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन है एटलीस्ट, कैसा क्वेश्चन है? एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, तो तुम लोग जैसे बोल रहा है एटलीस्ट एक एस आना चाहिए, तो तुम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब एक भी एस नहीं आएगा, जब एक भी एस नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 से माइनस कर दो, तो वो वाली सिचुएशन आ जाएगी जहां पर एटलीस्ट एक एस आ रहा होगा, मैक्सिमम कितना भी आए, ठीक है, एटलीस्ट एक एस आ रहा होगा वाली प्रोबेबिलिटी तुमको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? लिख लो इसको। ठीक है, ये वाला ऐसे तुम इसको निकाल सकते हो कि तुमको उस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी को छोड़ के जो प्रोबेबिलिटी वो निकाल लेना और 1 से माइनस कर देना, तो उस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी तुमको मिल जाएगी एटलीस्ट वाले की। ठीक है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 2 to 5। ऑड इन फेवर बोल रहा है 2:5, एंड द ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर, और इंडिपेंडेंट भी है, चीज ध्यान रखना, इज 5 to 6। ठीक है, तो पहले का बोल रहा है 2:5, दूसरे का बोल रहा है 5 to 6, पर ये याद रखना ये ऑड्स अगेंस्ट में है और ये फेवर में है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं फाइंड द चांस दैट एट लीस्ट ऑफ द इवेंट विल हैपन, बोल रहा है एटलीस्ट एक इवेंट हैपन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को बताओ। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑड्स इन फेवर 2:5 है, इसका मतलब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा? 2/7, इसका बता रहा हूं ना, इसका 2/7 हो जाएगा, और नॉट हैपनिंग का क्या हो जाएगा? 5/7। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑफ दिस, इसका, ठीक है, तो ये अगेंस्ट में है ना, तो हैपनिंग का हो जाएगा 6/11 और नॉट हैपनिंग का हो जाएगा 5/11। तो पहले तो मैंने यही लिख लिया। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, एक इवेंट हैपन होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बहुत सिंपल है, दोनों इवेंट नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं। ये देखो 1 एटलीस्ट ऑफ द इवेंट विल हैपन, ठीक है, एक दोनों में से कोई एक इवेंट हो, तो हम दोनों इवेंट नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ बोथ इवेंट्स, ठीक है, अब इसको 1 से माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, सॉरी 77 है, 77 माइनस 25, 52/77। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट। भैया दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका वही लॉन्ग कट। लॉन्ग कट क्या हो सकता था कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहला होगा दूसरा नहीं होगा, प्लस दूसरा होगा पहला नहीं होगा, प्लस पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, ऐसे कर सकते हो। थर्टी 40 50 52/77 लो आ गया। तो ये अब तुम लोग को डिसाइड करना है लॉन्ग कट लेना चाहते हो कि शॉर्टकट। मेरे को तो शॉर्टकट ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है।
और चांसेस भी है कि जो ये शॉर्टकट है उसका आंसर जो है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा सही आ जाता है एज कम्पेयर। अब देखो जब क्वेश्चन बड़ा होगा ना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगा दूसरे मेथड से, पहला मेथड इतना छोटा और दूसरा मेथड इतना बड़ा हो जाता है कि यू कैन नॉट इवन बिलीव, ठीक है, कि ऐसा भी होता है। तो इसीलिए, और प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी दिमाग का ही गेम है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर मतलब 366 डेज इन अ ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। तो बोल रहा है 53 संडे होंगे, इसके क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो पहले तो एक बात बताओ, कितने हफ्ते होते हैं एक साल में? भैया 52 वीक्स होते हैं। लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा होता है, ठीक है, लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा होता है। 366 डिवाइडेड बाय 7 करके देखो, 52.28 आ रहा है। 52 मतलब अब आधा पौने 2 दिन, मतलब 2 पॉइंट कुछ कुछ दे तो लेंगे नहीं, 2 दिन लेते हैं उसको। तो 52 डेज, 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा है अपने पास। क्या है? 2 दिन एक्स्ट्रा है। अब खुद सोच के देखो, वो 2 दिन कोई सा भी 2 दिन हो सकता है, कोई सा भी 2 दिन। मतलब अब अगर हम लोग देखें तो वो हो सकता है तुम्हारा आज जैसे कौन सा डेट है, आज है सैटरडे है, तो वो सैटरडे संडे हो सकता है 2 दिन, वो संडे मंडे हो सकता है 2 दिन, वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। तो इतने टाइप के कॉम्बिनेशन उस 2 दिन के हो सकते हैं। अब वो 2 दिन तो कॉन्सिक्यूटिव आएगा ना, कि तुम बोलोगे भैया मंडे फ्राइडे भी तो हो सकता है। अरे बेवकूफ, कैसे होगा मंडे फ्राइडे? मंडे फ्राइडे हो सकता है कि नहीं? 2 कॉन्सिक्यूटिव भी हो सकते हैं, 2 जो लाइन से आ रहे हो। तो देखो, अब वो 2 एक्स्ट्रा दिन, मेरे को प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो संडे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो 2 एक्स्ट्रा दिन पहले क्या क्या हो सकता है वो देख लूँ। तो या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है। मंडे ट्यूसडे मत लिख देना फिर से, ठीक है। तो इतने सैंपल स्पेस हो गया, ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस। इतना कॉम्बिनेशन हो सकता है उस 2 एक्स्ट्रा दिन का, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि वो जो 2 एक्स्ट्रा है वो संडे होगा, ठीक है। देखो तुमको क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी 2 एक्स्ट्रा नहीं, 1 एक्स्ट्रा। 52 संडे तो हो गए, 52 संडे तो हो गए, 52 वीक्स 52 संडे हो गए। एक संडे उसमें एक्स्ट्रा होगा, मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार संडे आ रहा है, एक बार यहाँ संडे आ रहा है, उसके अलावा और कहीं पर भी संडे नहीं आ रहा है। तो सैंपल स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, सैंपल स्पेस 7 है। और फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 और 2, मतलब ये 2 कॉम्बिनेशन में संडे आ रहा है ना, बस लास्ट के 2 कॉम्बिनेशन में बस मेरे को संडे देखने को मिल रहा है। 2/7 पूरा दिमाग से हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम फॉर्मूला यूज ही नहीं, अपन दिमाग से बनाएंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बेस्ड है ही नहीं। जो तुमको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बेस्ड है, भाई बेवकूफ बनाया जा रहा है तुमको। प्रोबेबिलिटी भाई दिमाग से बनेगा तो फॉर्मूला याद भी है ना, तो भी नहीं बनेगा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 1 और 2 कॉम्बिनेशन में बस संडे आ रहा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 53rd संडे ऑन अ लीप ईयर इज 2/7, 2 डिवाइडेड बाय 7, 0.285, ठीक है। तो इतनी प्रोबेबिलिटी कि तुमको 1 एक्स्ट्रा दिन छुट्टी मिल जाएगी साल में, ठीक है, ट्यूशन की नहीं, ऑफिस से जब आर्टिकलशिप करोगे, ठीक है। देखो, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 15 इन 1 थ्रो विद अ 3 डाइस। बोल रहा है चांसेस बताओ कि 15 से ज्यादा आएगा, 15 नहीं ना, मोर देन 15 बोला है। मोर देन इक्वल टू बोलता तो 15 भी लेते, मोर देन 15 मतलब 16 17 18, भैया 19 क्यों नहीं? अरे बेटा 3 डाइस को तू थ्रो करेगा तो 6 6 6 मैक्सिमम 18 ही आ सकता है, ठीक है, वो भी एक ही बार आ सकता है 18, 3 डाइस को थ्रो करने से। तो इसका तो सैंपल स्पेस बहुत बड़ा बनेगा कि देखो बताओ, पहला डाइस थ्रो किया, कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? सैंपल स्पेस बना रहा हूं ना मैं, ठीक है। पहला डाइस में फेंका, क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं, 6 आउटकम्स। साइमल्टेनियसली दूसरा डाइस फेंका, कितने आउटकम्स आ सकते हैं? फिर से 6 आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा डाइस भी फेंका, कितने आउटकम आ सकते हैं? 6 आउटकम आ सकते हैं। पर मेरे को बोला है हम तीनों डाइस एक साथ फेंक रहे हैं, यस, तभी तो सम टोटल, तीनों डाइस एक साथ फेंकोगे तभी तो सम टोटल 15 के ऊपर जाएगा। तो तीनों एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। अगर तीनों अलग अलग, मतलब अलग अलग इवेंट्स होते तो और लगता बीच में, पर एंड लग रहा है। तो 6 6 36 और 36 × 6 216 आउटकम्स हो सकते हैं। तो दिस इज द सैंपल स्पेस, दिस इज द सैंपल स्पेस, ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस। अब मेरे को बोल रहा है 15 से ऊपर आना चाहिए, तो या तो वो 16 आएगा, या तो 17 आएगा, या तो 18 आएगा। वैसे 18 एक ही बार आ सकता है जब डाइस में तीनों बार 6 6 6 आएगा, ठीक है, तीनों डाइस में 6 6 6 आएगा तो 18 तो एक ही बार आ सकता है। 17 कितने बार आ सकता है भैया? चलो 6 6 6 से ही स्टार्ट करते हैं, 6 6 5, ठीक है, 6 5 6 5 6 6, ठीक है। तो देखो 17 कैसे कैसे आ सकता है? या तो पहले डाइस में 6 है, दूसरे डाइस में 6 है, तीसरे में 5 है, फिर पहले डाइस में 6 है, दूसरे में 5 आ जाए, तीसरे में 6 आ जाए।
या पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, तीसरे में 6 आ जाए। तो इतने तरीके से मेरे पास 17 आ सकता है, ठीक है। और कोई तरीका 17 लाने का, ठीक है, और कुछ इधर उधर कर सकते हो, तब हम देखते हुए चलेंगे। इसके बाद 16 कितने तरीके से आ सकता है, फिर से हम 6 6 4 से चालू करते हैं, फिर इसको इधर खसकाते जाओ, ठीक है। 6 4 6, फिर और 4 6 6, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हो गया। अब 5 में आते हैं, 5 में 5 से भी आ सकता है 16, है ना। 6 5 11 और 11 12 13 14 15 16, यस। तो 6 5 5 से भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 6 5 5, इससे 16 आ सकता है। 5 6 5 इससे आ सकता है, और 5 5 6 इससे आ सकता है। तो ये 16 आ गया। और किसी तरीके से 16 आ सकता है, और 4 6 और 6, हाँ 4 6 6 से आ सकता है। तो ये तो हो गया, 4 6 6 भी हो गया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तरीके हैं, 10 तरीके हैं कि जो आंसर है हमारा, जो हमारा आंसर हमने क्वेश्चन है, हमने क्या डिमांड किया, क्वेश्चन हमसे डिमांड किया कि 15 के ऊपर सम टोटल होना चाहिए। तीनों डाइस को तुम जब थ्रो करोगे, जब तुम तीनों डाइस को फेंकोगे, तो जो सम टोटल है वो 15 के ऊपर आना चाहिए। तो या तो वो 16 आएगा, या तो 17 आएगा, या तो 18, और इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 10 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और टोटल आउटकम है 216। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 16 ग्रेटर देन 15 सम ऑफ द 3 डाइस। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 0.046, क्लियर एवरीबॉडी। इसके बाद देखो 26 क्या बोल रहा है। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू द 3 स्टूडेंट ए बी सी हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2 1/3 1/4 रिस्पेक्टिवली। मतलब उनको एक प्रॉब्लम दी गई और उनको बोला गया कि तुमको उसको सॉल्व करना है। तो ए बी सी के जो चांसेस है कि उन लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, वो तुमको दिया हुआ है हाफ, 1/3 और 1/4। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास इसको करने का शॉर्टकट ट्रिक है। क्या शॉर्टकट ट्रिक है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास वो वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिस सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। पर ये एक बड़ा क्वेश्चन आया है। अब तुम लोग देखो कि कितना दिमाग लगाना पड़ सकता है अगर तुम लॉन्ग कट से जाओगे तो, ठीक है। शॉर्टकट से तो करेंगे, लॉन्ग कट। अब सोचो ए बी सी, ए सॉल्व कर लेगा 1/3 1/2 1/3 1/4। ये हो गया कि लोग पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ए नॉट बी नॉट सी नॉट। प्रोबेबिलिटी बताओ कि लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 2/3 और इसका हो जाएगा 3/4। क्या किया, बस इसको 1 से माइनस कर दिया और कुछ नहीं। और जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे की प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, उसको 1 से माइनस कर दिया तो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो मेरे पास ए नॉट बी नॉट सी नॉट है, ए बी सी का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी पूरा आ गया है, ठीक है। अब देखो, अब देखना क्वेश्चन कितना बड़ा हो सकता है अगर तुम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे, ट्रिक से नहीं करोगे। तो बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या ये बोला है कि प्रॉब्लम ए ही सॉल्व करेगा, बी सॉल्व करेगा, सी भी सॉल्व करेगा? तो इसका मतलब समझ रहे हो, या तो प्रॉब्लम ए सॉल्व कर लेगा, बी सी नहीं कर पाएंगे, या तो बी कर लेगा, ए सी नहीं कर पाएंगे, या तो सी कर लेगा, ए बी नहीं कर पाएंगे, या ए बी सॉल्व कर लेगा, सी नहीं कर पाएगा, या ए सी सॉल्व कर लेंगे, बी नहीं कर पाएगा, या बी सी सॉल्व कर लेंगे, ए नहीं कर पाएगा, या तीनों सॉल्व कर लेंगे। सोचो इतना लंबा जाने वाला है। तो देखो ए सॉल्व कर लिया, और मैं मान रहा हूं ए सॉल्व कर लिया, बी नहीं कर पाया और सी भी नहीं कर पाया, ठीक है। ए सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे सिचुएशन में बी सॉल्व कर लिया, ए नहीं कर पाया, सी नहीं कर पाया। तीसरे सिचुएशन में सी ने सॉल्व कर लिया, ए नहीं कर पाया, बी नहीं कर पाया। फिर ए ने सॉल्व कर लिया, बी ने सॉल्व कर लिया, सी नहीं कर पाया। फिर ए ने सॉल्व कर लिया, सी ने सॉल्व कर लिया, बी नहीं कर पाया। फिर बी ने सॉल्व कर लिया, सी ने सॉल्व कर लिया, ए नहीं कर पाया। फिर ए ने भी सॉल्व कर लिया, बी ने भी सॉल्व कर लिया, सी ने भी सॉल्व कर लिया। लो इतना लंबा जाएगा और सब प्लस 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 में रहेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन है। तो देखो यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/4 प्लस 3 3 कैंसिल 1/8 प्लस 2 2 कैंसिल 1/12 प्लस 3 3 कैंसिल 1/8 प्लस 2 2 कैंसिल 1/12 प्लस 4 3 12 12 24 1/24 प्लस 1/24। लो अब इसको करो सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा
1 डिवाइडेड बाय 4 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड 4। ये आ रहा है 0.749999 मतलब 0.75। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, और अगर अब आप करते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि वाली प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें तीनों उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये है। तो प्रोबेबिलिटी दैट नो वन कैन एबल टू सॉल्व, हाफ इंटू 2/3 इंटू 3/4, ये कट गया। 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन कैन बी सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/4, तो दैट इज 3/4, और 3/4 जो है वो 0.75 ही होता है। तो अब तुम लोग खुद ही देख लो अपने आंख से, बड़ा क्वेश्चन आया तो कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा। बड़ा क्वेश्चन जब आया तो कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगा, तुम लोग खुद ही देख लो, दर्शन कर लो। मैं नहीं बोल रहा कुछ, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, खुद ही देख लो। प्रोबेबिलिटी हमको ऐसी आनी चाहिए कि हम नींद में भी सॉल्व कर ले, इतनी तबाही। नहीं आ रहा है तो ब्रेकअप कर लो, नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट तो ब्रेकअप कर लो। ये बहुत दिमाग खा जाता है, मतलब सारे चैप्टर अपने एक तरफ, प्रोबेबिलिटी की एक तरफ। पर एक बार लॉजिक क्लियर हो गया ना भाई, कोई नहीं रोक पाएगा तेरे को। आई एम सो सॉरी, पर कोई नहीं रोक पाएगा तेरे को, तो धड़ाधड़ कर देगा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया ना। 26 27 देखो। Assuming that half of the population is vegetarian, so that the chances of individual being an vegetarian is half। बोल रहा है जितनी पूरी मतलब होगी, कोई पॉपुलेशन की प्रजाति होगी, उसकी आधी वेजिटेरियन है, आधी नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है। एंड assuming that 100 investigators can take a sample of 10 individual to see whether they are vegetarian। तो बोल रहा है 100 इन्वेस्टिगेटर्स आए सॉरी, और उन लोग 10 लोगों को उठाए, है ना, और वो 10 लोगों का उन लोग टेस्ट किए कि उन लोग वेजिटेरियन है या नहीं। तो बोल रहा है हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 people और लेस वर वेजिटेरियन। तो बोल रहा है आप बताओ कि कितने इन्वेस्टिगेटर्स, आपके हिसाब से कितने इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो 3 या उससे कम वेजिटेरियन रिपोर्ट में अपने लिख के देंगे कि हमने 10 का जो सैंपल किया उसमें से 3 या उससे कम जो है वो आए क्या, वेजिटेरियन है। ठीक है, तो ये तो तुम लोगों के ना मतलब सिलेबस में इसके ऊपर टॉपिक नहीं है, ये ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है। पर मैं तुम लोगों को इसको लॉजिक से ही करवा देता हूँ सॉल्व, क्योंकि बाइनोमियल पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, बाइनोमियल अपने आप में एक टॉपिक होता है, पर तुमको लॉजिक से ही बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास कितने बंदे हैं, 10 पर्सन है, 10 बंदे अपने पास। ठीक है, तो हमको बोल रहा है 3 या उससे कम, 3 या उससे कम। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 3 या उससे कम लोग चाहिए वेजिटेरियन। तो या तो 3 पूरे हो सकते हैं वेजिटेरियन, या तो 2 होंगे, या तो 1 होगा, या तो 0 भी हो सकता है। 3 या उससे कम बोला है तो हो सकता है 10 के 10 लोग नॉन वेजिटेरियन आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 10 के 10 नॉन वेजिटेरियन आ जाए। तो 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो एक बात बताओ, मेरे को 10 में से 3 वेजिटेरियन चाहिए, मेरे को 10 में से 2 वेजिटेरियन चाहिए, मेरे को 10 में से 1 वेजिटेरियन चाहिए, और मेरे को 10 में से 0 वेजिटेरियन चाहिए। ठीक है, अब चलो देखो लाइट चली गई है, पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं रोक रहा हूँ बिकॉज मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, तुम लोग का रिकॉर्डिंग मैं कंप्लीट कर ही दूँ। तो देखो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि मैं 10 में से 3 बंदे उठाऊंगा जो वेजिटेरियन है, 10 में से 2 बंदे उठाऊंगा जो वेजिटेरियन है, 10 में से 1 बंदा उठाऊंगा जो वेजिटेरियन है, और हो सकता है मैं 1 भी ना उठाऊँ, पूरे के पूरे नॉन वेजिटेरियन आ जाए, 10 में से 10 नॉन वेजिटेरियन। अब मेरे को बताओ, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू गेट अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन। भैया 50-50 चांसेस है, या तो वेजिटेरियन मिल जाएगा या तो नॉन वेजिटेरियन मिल जाएगा, तो हाफ हाफ है ना प्रोबेबिलिटी। तो एक एक करके उठाते हैं, जैसे अब यहां पर है। तो अब सोचो, मेरे को चाहिए है, मेरे को कौन चाहिए है, पहले सिचुएशन में मेरे को चाहिए कि मेरे को वेजिटेरियन मिले और वो भी 3 वेजिटेरियन मिले। ठीक है, तो मैं पहले बंदे को उठाया, वो वेजिटेरियन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ। दूसरे बंदे को उठाया, वो वेजिटेरियन है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ। तीसरे बंदे को उठाया, वो वेजिटेरियन निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ। ठीक है, हाफ होगी। फिर उसके बाद 3 के बाद अब चौथा बंदा जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, हाफ ही है। 5वां बंदा हाफ, 6वां हाफ, 7 8 9 10, पूरे 10th बंदे तक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, हाफ ही है। पूरे 10th
पॉइंट तक प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हाफ ही आएगी, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10c3, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वेजिटेरियन इज 1/2 की पावर 3, क्योंकि मैं 3 बंदे उठाऊंगा और तीनों की प्रोबेबिलिटी हाफ ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन वेजिटेरियन इज 1/2 की पावर 7, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, यही होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया एक सिचुएशन जब 3 वेजिटेरियन निकलेंगे, 3 वेजिटेरियन निकलेंगे। अब ये अलग एक सिचुएशन हो गई, अब इसको हटा दो, प्लस लगा दो बीच में, क्योंकि अब ये और वाली बन गई, या तो ये होगा या तो ये होगा। कौन सा, दूसरा, दूसरा क्या है 10c2। तो मेरे को 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं, और ये 2 बंदे सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1/2 की पावर अब 2 हो जाएगा, 1/2 की पावर अब 2 हो जाएगा, और यहां पर 1/2 की पावर 8 फॉर द नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, ठीक है, मेरे को 10c1 चाहिए, वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 1, नॉन वेजिटेरियन की 1/2 की पावर 9। अब मैं तुम लोगों को ये इसलिए बता दे रहा हूं, तुम लोग सोच रहे हो कि भैया तो आप डायरेक्ट 1/2 की पावर 10 लिख दो ना, खत्म करो ना मैटर। इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी है कि ये जो प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ आई है, किसी क्वेश्चन में 1/3 1/4 हो सकती है, किसी क्वेश्चन में 1/3 1/8 हो सकती है, मतलब ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें अलग अलग हो, इसलिए बकायदा अलग बताया जा रहा है, बकायदा, ठीक है, सिखाया जा रहा है तो अच्छे से सिखाया जाएगा। 10c0, वेजिटेरियन आने की प्रोबेबिलिटी 0, और नॉन वेजिटेरियन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 10, ठीक है, 1/2 की पावर 10। हो गया क्लियर बात। अब ये प्रोबेबिलिटीज को सबको तुम सॉल्व करके निकालो, तो 10c3 की वैल्यू कितनी होती है, 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 120 इंटू, अब 1/2 की पावर तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 10, 1/2 की पावर 10, क्यों, क्योंकि ये दोनों पावर्स प्लस हो जाएंगी, इंडाइसेस का रूल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्लस 10c2 कितना होता है, 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2, 45, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10, प्लस 10c1 कितना होता है 10, 1/2 की पावर 10, प्लस 10c0 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10, खत्म। अब सिंपल सी बात है, को 1/2 की पावर 10 ही निकालना है, 1 डिवाइड बाय 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 120, 0.1171, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 45, 0.0439 इंटू 10, 0.0097 प्लस 0.0009, ठीक है। अब ये सबको प्लस कर दूं, प्लस 0.0097 प्लस 0.0439 प्लस 0.1171, तो ये आ रहा है 0.1716, ठीक है। एक मिनट, चलो देखो, तो ये आ रहा है 0.1716, पर देखो अब ये आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन मेरे से पूछा है हाउ मेनी इन्विजिलेटर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 पीपल और लेस विल बी वेजिटेरियन। तो पूछ रहा है हाउ मेनी रिपोर्टर्स, मतलब सॉरी इन्वेस्टिगेटर्स। तो मेरे पास 100 इन्वेस्टिगेटर है, प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1716, तो ये आ रहा है 17.16। अब बताओ 0.16 को इन्विजिलेटर हो सकता है कोई, सिर्फ अपना गला काट के जाएगा इन्विजिलेटर करने, नहीं, तो ये आएगा 17, ठीक है, 17 आंसर आएगा। ये 17 इन्विजिलेटर है। अगर 0.5 के ऊपर होता तो आगे राउंड ऑफ करते, वैसे राउंड ऑफ करते ही नहीं क्योंकि आदमी का केस है, आधा आदमी तो नहीं जाएगा, 17.5 आदमी तो नहीं जा सकता, 17 आदमी, 17 इन्विजिलेटर्स ऐसे हो सकते हैं जिन लोग रिपोर्ट करने वाले हैं कि जो वेजिटेरियंस होंगे वो 3 या उससे कम होंगे, मतलब 0 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। चलो हो गया। नेक्स्ट देखो 28th क्वेश्चन। An ordinary die is tossed twice and the difference between the number of spots turned up is noted. Find the probability of a difference of 3। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। देखो बोल रहा है सबसे पहले ऑर्डिनरी डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाइस को तुमने 2 बार फेंका है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो 2 डाइस में जो नंबर्स आएंगे उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो 3 होना चाहिए। दोनों डाइस के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ठीक है,
पहले हम पकड़ते सैंपल स्पेस, तो 36 होगा। पहले डाइस में 6 आउटकम, दूसरे डाइस में 6 आउटकम, टोटल 36 आउटकम्स होंगे। दिस इज सैंपल स्पेस, ठीक है, वो तब तुम लोग समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस। तो मान लो पहले डाइस में सबसे पहले वन ही से स्टार्ट करते, क्योंकि 3 तो बहुत सारे में आ सकता है। तो 1 4 अगर ऐसे लेंगे तो 1 4, फिर 2 ऐसे लाइन से लोगे तो भूलोगे नहीं, ये चीज याद रखना। 2 और 5, ठीक है, फिर 3 को लोगे तो 3 और 6। अब 4 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 4 और 6 को माइनस करोगे तो 2 हो जाता है, तो 4 यहां नहीं ले सकते, ठीक है। पर 4 को अब नीचे देखो, ऊपर मत देखो, नीचे देखो, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाता है? 3। अल्टीमेटली तुम्हारा ये तीनों रिपीट होगा बस। 4 1, फिर 5 लोगे तो 5 के साथ 2, फिर 6 लोगे तो 6 के साथ 3। पहले डाइस में 1 आ सकता है, दूसरे में 4, तीसरे में पहले डाइस में 2 आ सकता है, दूसरे में 5, पहले में 3 आ सकता है, दूसरे में 6, पहले में 4 आ सकता है, दूसरे में 1, पहले में 5 आ सकता है, दूसरे में 2, पहले में 6 आ सकता है, दूसरे में 3, ठीक है। तो दिस इज द पॉसिबल आउटकम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करना जब डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो पक्का एक आध तुम लोग स्किप करके आओगे। पक्का सीक्वेंस फॉलो किया करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा सीक्वेंस तुम लोग फॉलो किए करो, ठीक है। तो बात बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। तो ये देखो, अब यहाँ पर मैं तुम लोग के लिए बना देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस इन 2 डाइस इज 3। क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/6 कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 6, 0.167। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गई बात? यस, चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 29 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द चांसेस दैट वन इज अ knave एंड अदर इज अ क्वीन। आई थिंक दिस इज वन इज अ किंग होगा। knave क्या होता है? किंग एंड अदर इज अ क्वीन। तो बताओ 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, एक किंग होगा एक क्वीन होगा। कितने किंग होते हैं टोटल? 4, उसमें से एक चाहिए। कितने क्वीन होते हैं? 4, उसमें से एक चाहिए। टोटल 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करके निकाल लो। 4c1 इंटू 4c1 डिवाइडेड बाय 52c2, सिंपल, खत्म, ठीक है। कार्ड में से बोल रहा था यह प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला किंग और दूसरा क्वीन आएगी, ठीक है। 1 इज किंग एंड अदर इज क्वीन, मतलब एक किंग होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। 38 देखो क्या बोल रहा है। बैग कंटेन 7 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल, 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। 7 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, 4 बॉल रैंडमली हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, 2 ऑफ देम आर रेड एंड 2 ऑफ व्हाइट। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे रेड होंगे। तो एक बात बताओ, रेड है कितने? 7, कितने निकालने हैं? 4। तो दिस इज द फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल कितनी बॉल्स है? 7 और 5 12 बॉल है, 12 में से 4 निकालना है, 12c4। दिस इज द पहले का आंसर। दूसरे का आंसर बोल रहा है 2 बॉल जो है वो रेड होगी और 2 व्हाइट होगी, तो 7 में से 2 निकालना है, 5 में से 2 निकालना है, और फेवरेबल आउटकम तो 12c4 ही होगा, खत्म। तो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, इतने इजी क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। ओरली कर सकते हो, ओरली, ठीक है। अब तो कर भी लियोगे मेरे ख्याल से, तुम लोग वीडियो देख रहे होगे सिर्फ चेक करने के लिए अपने आंसर्स को, और जो जो क्वेश्चन तुम लोग को नहीं बने होंगे उसी को चेक कर रहे होगे, है ना। मतलब तुम लोग, इसका मतलब मैं तुम लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ कि घर में प्रैक्टिस किए करो, ठीक है। A petrol pump proprietor sell on an average 80,000 worth of petrol on rainy day and on an average 95,000 on clear day। बोल रहा है जिस दिन बारिश होता है उस दिन कम लोग आते हैं, 80,000 का पेट्रोल बेचता हूँ। जिस दिन बारिश नहीं होती ज्यादा लोग आते हैं, 95,000 का पेट्रोल बेचता हूँ। Statistics from the meteorological department showed that probability of 0.76 for a clear weather and 0.24 for a rainy weather on the coming Monday. Find the expected value of the petrol sale on coming Monday। तो भाई जितनी प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस कर दो, खत्म। तो ये देखो 80,000 होगा अगर पानी गिरा, तो पानी गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये देखो 0.24 फॉर रेनी वेदर प्लस 95,000 फॉर क्लियर वेदर। 95,000 इंटू क्लियर वेदर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.76। तो या तो और ना और, या तो पानी गिरेगा तो इतनी सेल होगी, प्रोबेबिलिटी इतनी है, और या तो पानी नहीं गिरेगा तो सेल इतनी होगी, प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो इसलिए प्लस लगा है बीच में, क्यों? क्योंकि और है, और या तो पानी गिरेगा या तो पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 80,000 इंटू 0.24 मेमोरी प्लस 95,000 इंटू
0.76 मेमोरी प्लस MRC 91,400. This is the amount of sale which he can get by if on the basis of the probability, which he can get on the basis of the probability. ठीक है. 32 क्वेश्चन देखो. A bag contains 6 white 9 black ball. ठीक है, 6 white और 9 काली बॉलें हैं. टू ड्रॉइंग्स ऑफ 4 बॉल्स आर मेड सच डेट. बोल रहा है 2 ड्रॉइंग्स हुई है 4 बॉल की. 2 ड्रॉइंग्स हुई, ये चीज ध्यान रखना. मतलब पहले 4 बॉल उठा लिए, फिर एक बार और 4 बॉल उठाए. तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो. द बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल. तो बोल रहा है इस सिचुएशन में बॉल जो है वो रिप्लेस हो गई बाय बिफोर सेकंड ट्रायल. मतलब जो 4 बॉल निकल गई वो वापस डाल दी गई. ठीक है. और द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ट्रायल. दूसरे केस में बोल रहा है कि जो 4 बॉल निकाल लिए थे वो वापस झोले में नहीं डाले हो, वापस झोले में. दोनों केस में प्रोबेबिलिटी निकालो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 4 व्हाइट बॉल एंड द सेकंड ड्राइंग 4 ब्लैक बॉल. तो बोल रहा है पहली ड्राइंग तुमको देगी 4 व्हाइट बॉल और दूसरी ड्राइंग देगी तुमको 4 ब्लैक बॉल. इसकी तुमको प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है. क्लियर हो गई बात. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 6 व्हाइट 9 ब्लैक. ठीक है. देखो अब 4 व्हाइट बॉल आनी चाहिए पहली ड्राइंग में. 4 व्हाइट बॉल. तो व्हाइट है कितनी 6, निकलनी कितनी चाहिए 4. तो 64 एज सिंपल एज दैट. अब बताओ टोटल आउटकम कितने, टोटल आउटकम्स कितने होंगे. 6 + 9 कितना होता है 9 10 5 15 बॉल है, इसमें से 4 उठानी है. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल. दूसरे ड्राइंग में कितना आना चाहिए, दूसरे ड्राइंग में 4 ब्लैक बॉल आनी चाहिए. तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9C4. 9C4 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक बॉल. ठीक है. और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 15C4. सिंपल सी बात है. ठीक है. अब ये कब की सिचुएशन हो गई, जब तुम जो 4 बॉल निकाले हो उस 4 बॉल को तुम वापस डाल दोगे. जो तुम 4 बॉल पहले निकाले थे उस 4 बॉल को वापस डाल दोगे. उस सिचुएशन में जब तुम 4 बॉल निकाले थे और उन चारों को वापस नहीं डालोगे तो पहले तो वही होगा 6C4/15C4. दूसरे सिचुएशन में कुछ तो भी चेंज हो जाएगा. क्या चेंज हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है. 9C4 तो ऊपर होगा, पर अब तुम्हारे पास पूरी की पूरी 15 बॉलें नहीं है. तुम 4 बॉल निकाल चुके हो और उन 4 बॉल को तुम वापस नहीं डाल रहे हो. 4 बॉल जो तुम झोले से निकाल लियो ना उसको तुम वापस नहीं डाल रहे हो. मतलब तुम्हारे पास जो टोटल आउटकम है वो अब 15 बॉलें नहीं रह गई है, उसमें से 4 निकल गई है. इस टाइम पे 4 निकल गई. मतलब अब सिर्फ 11 बची हैं. तो 11C4. तो भैया आप यहाँ पर 9 क्यों लिए, अरे बेटा व्हाइट बॉल ही निकली है 4, ब्लैक तो पूरी 9 की 9 पड़ी होगी झोले में. व्हाइट बॉल निकली इसलिए ऊपर 9 ही लिया गया, पर नीचे 11 ले लिया गया क्योंकि 4 व्हाइट बॉल निकल चुकी है. इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर. मतलब इसको तुम लोग कर लोगे ऑफ कोर्स सॉल्व, मैं नहीं बता रहा. ठीक है. क्लियर हो गई बात. तो पहली सिचुएशन में तुमको बोला था, एक बार और सुन लो ध्यान से. पहली सिचुएशन में तुम लोगों को बोला था कि जो ड्राइंग करोगे तो जब 4 बॉल पहली ड्राइंग में निकाल लोगे उसके बाद वो 4 बॉल को वापस डाल दोगे झोले में. और दूसरे सिचुएशन में बोला था जो तुम 4 बॉल निकाल लोगे उसको तुम झोले में वापस नहीं ना डालोगे. ठीक है. तो इसीलिए पहली सिचुएशन में 6 व्हाइट बॉल थी उसमें से 4 निकल गई, फेवरेबल आउटकम. 9 ब्लैक बॉल थी उसमें से 4 निकल गई, फेवरेबल आउटकम. डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 15 बॉल थी उसमें से 4 निकालना है. 15 बॉल ही थी उसमें से 4 निकालना है. क्यों, क्योंकि जो बॉल यहाँ निकाली गई थी उसको वापस डाल दिया गया था. ठीक है. लेकिन यहाँ पर 6 व्हाइट बॉल थी उसमें से 4 निकालनी थी, 9 ब्लैक बॉल थी उसमें 4 निकालनी थी, 15 बॉल टोटल थी जिसमें से 4 निकलती है ना टोटल आउटकम. लेकिन यहाँ पर ये जो 4 बॉल निकली है वो वापस नहीं डली है, तो इसीलिए वो 11 हो गया. ठीक है. दूसरे सिचुएशन में वो टोटल आउटकम क्या हो गया 11 हो गया, क्योंकि अब सिर्फ झोले में 11 ही बॉल होगी क्योंकि 4 निकल चुकी है पहले ड्राइंग के दौरान. ठीक है. इसको सॉल्व करके निकाल लेना आंसर. कितना और क्वेश्चन है एग्जाम्पल में तुम लोग के. अच्छा 35 तक बस है. ठीक है. चलो कर लेते हैं इसको खत्म. A salesman is known to sell a product in 3 out of 5 attempt. बोल रहा है एक सेल्समैन जो है वो 3 बार प्रोडक्ट को बेच लेता है 5 बार कोशिश करने पे. 5 बार कोशिश करता है उसमें से 3 बार तो बेच ही लेता है. While another salesman 2 out of 5. बोल रहा है दूसरा सेल्समैन 5 में से 2 बार बेच लेता है. Find the probability that no sale will be affected when they both try to sell the product and either of them will succeed in selling the product. तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ that no sale will be affected. मतलब सेल हुई नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो बताओ पहले तो सेल्समैन नंबर 1, what is the probability of sales 3/5. तो what is the probability of sales not, मतलब सेल नहीं कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5. 1 से माइनस कर दो 2/5. सेल्समैन 1. सेल्समैन 2, what is the probability of sales 2/5. what is the probability of sales not, मतलब सेल नहीं कर पाएगा 3/5. मेरे से पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ
सेल्स नॉट की, कि सेल नहीं हो पाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये देखो 2/5 सेल्समैन 1 का और 3/5 सेल्समैन 2 का, 6/25। दिस द प्रोबेबिलिटी कि सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरे सिचुएशन में बोल रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स, कोई भी करे कैसा भी करे, ईदर, ये देखो यहां लिखा हुआ है ईदर ऑफ देम विल सक्सीड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, दोनों सेल्स नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6/25। ये फिर एटलीस्ट वाला केस है ना, इधर लिखा हुआ है मतलब एटलीस्ट, ठीक है। तो इसको 1 से माइनस कर दो, तुम्हारा आ जाएगा आंसर 19/25। दिस द प्रोबेबिलिटी कि सेल होगी, चाहे कोई एक बंदा करे, चाहे दोनों बंदे करे, चाहे दूसरा बंदा करे, चाहे सेल्समैन 1 बस करे, चाहे सेल्समैन 2 बस करे, चाहे दोनों कर ले, पर दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि सेल्स होगी तो होगी, पक्का सी बात है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही लिखा था ईदर ऑफ देम विल सक्सीड, मतलब एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो सक्सीड हो जाए। तो हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली कि दोनों सक्सेस नहीं होंगे, दोनों नहीं बेच पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले, उससे 1 को माइनस कर दिए तो दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ईजी था, ज्यादा कुछ में टेक्निकल वाली बात तो थी नहीं। 34 एग्जाम्पल देखो। A class consists of 100 students, 25 of them are girls, 75 are boys, 20 of them are rich and remaining are poor, 40 of them are fair complexion. What is the probability of selecting a fair complexion rich girl? तो पहली बात तो लड़की होनी चाहिए, दूसरी बात फेयर होनी चाहिए, तीसरी बात अमीर भी होनी चाहिए, तीनों एक साथ होना चाहिए। तो एक बात बताओ, लड़कियां कितनी क्लास में 25 25/100 इंटू वो लड़की अमीर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 20 बच्चे अमीर है क्लास में, 100 में से 20 बच्चे क्लास में अमीर है, और 40 बच्चे क्या हैं गोरे हैं, 40 बच्चे क्या हैं गोरे हैं 100 में से 40 बच्चे गोरे, तो 25 लड़कियां हैं जिसमें, और 20 बच्चे अमीर है क्लास के, उस 25 लड़कियां हैं क्लास में और 40 बच्चे गोरे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो लड़कियां आ जाएगी जो गोरी भी है और अमीर भी है, ठीक है, रिच भी है। तो 20 × 40 × 25 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो यार है 0.000085। बाप रे, अरे 0.02 है इसका, हाउ इट इज पॉसिबल, इज इट नॉट पॉसिबल। 25 × 20 × 40, हाँ सॉरी मेरे से गलती हुई है, हाँ 0.02 आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन में गलती हुई है ना, चलो 0.02 ही आ रहा है। देखिए इसीलिए बताओ कैलकुलेटर में भैया थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, और फिर मैं अभी नया कैलकुलेटर उठा के लाया हूँ, नहीं पता कौन से क्या कैलकुलेटर है, नहीं पता, ढंग से चलता भी नहीं, थोड़ा हाथ जमने में टाइम लगेगा। 35 लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, इसके बाद मैं नहीं लूंगा क्लास, ठीक है, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो 3 ग्रुप ऑफ वर्कर कंटेन 3 मैन 1 वुमेन, ठीक है, 2 मैन 2 वुमेन और 1 मैन 3 वुमेन रिस्पेक्टिवली। 1 वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक वर्कर सिलेक्ट हुआ हर ग्रुप से रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ग्रुप सिलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक ऐसा ग्रुप बन के आ जाए, जिसमें अंदर एक आदमी और 2 औरतें हों, तो मेरे को एक बात बताओ, ग्रुप नंबर 1 मैन वुमेन, ग्रुप नंबर 2 मैन वुमेन, ग्रुप नंबर 3 मैन वुमेन। लिटरली मेरे को पता है तुम लोगों को, थ्योरेटिकली मेरे को भी क्वेश्चन नहीं समझ में आते, मैं जब फ्लो चार्ट बना लूँ ना मेरे को ज्यादा बेटर समझ में आता है। अब वो तो करते करते आदत हो जाती है, वो अलग बात है, पर फ्लो चार्ट बनाने से क्वेश्चन ज्यादा अंडरस्टूड होता है। कितने मैन है ग्रुप 1 में, 3 मैन है और एक वुमेन है। ग्रुप 2 में 2 हैं और ग्रुप 3 में 1 मैन और 3 वुमेन है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ग्रुप 1 से मैन निकलेगा 3/4, वुमेन निकलेगी 1/4, 2/4, 2/4, 1/4, 3/4। कैसे आया भाई, टोटल कितने हैं, टोटल तो 3 और 1 4 है ना, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लिया मैं लगे हाथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैन फ्रॉम ग्रुप 1 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वुमेन फ्रॉम ग्रुप 1 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैन फ्रॉम ग्रुप 1 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वुमेन फ्रॉम ग्रुप 2, सॉरी मैं ग्रुप 1 बोला क्या इसके पहले, ग्रुप 2 है वो, ठीक है, ग्रुप 2 इज 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैन फ्रॉम ग्रुप 3 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वुमेन फ्रॉम ग्रुप 3 3/4। अब मेरे को बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन होगी। बेसिकली हर ग्रुप से एक आदमी उठा रहे, ये देखो 1 वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप से एक आदमी उठा रहे, तो बोल रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1 मैन और 2 वुमेन का ही ग्रुप बनेगा। तो वो 1 मैन किधर से भी आ सकता है, वो 1 मैन हो सकता है ग्रुप 1 से आया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4,
और बाकी दोनों ग्रुप से फिर कौन आएगा, वुमेन, क्योंकि एक मैन 2 वुमेन चाहिए, तो वुमेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/4 और 3/4, ठीक है। प्लस अब वो जो मैन है वो ग्रुप 2 से भी आ सकता है ना, तो ग्रुप 1 से वुमेन उठा लो, ग्रुप 2 से मैन ले लो, और ग्रुप 3 से भी वुमेन ले लो। अब वो जो मैन है वो ग्रुप 3 से भी हो सकता है, तो 1/4 मैन के लिए ले लो, फिर वुमेन के लिए ग्रुप 1 से ले लो, और वुमेन के लिए ग्रुप 2 से ले लो। तो इसका जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। 3 2 9, 9 2 18, 64, 18/64 प्लस 3 2 6/64 प्लस 2/64, 19 20, 26/64, 0.4062, 0.4062, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक सेकेंड, चलो क्लियर हो गई तुम लोग को बात। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से फिर से एक बार। 3 मैन थी, 1 वुमेन थी ग्रुप 1 में, 2 मैन 2 वुमेन ग्रुप में थे, 1 मैन 3 वुमेन ग्रुप 3 में थी। तो मैंने ले लिया 3 आदमी ग्रुप 1 में और 1 वुमेन ग्रुप 2 में, टोटल 4 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 ले लिया। ठीक है, तो मैन के आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई, वुमेन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। ऐसे ये दोनों ग्रुप के लिए भी कर लिया। और फिर उसके बाद मेरे को बोला था प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन होगी, तो वो 1 मैन ग्रुप 1 से हो सकता है, वो 1 मैन ग्रुप 2 से हो सकता है, वो 1 मैन ग्रुप 3 से हो सकता है, और बाकी बचे हुए दोनों ग्रुप से वुमेन्स आएंगी, बाकी बचे हुए दोनों ग्रुप से वुमेन्स आएगी। तो उसकी मैंने प्रोबेबिलिटी ये देखो वुमेन्स की डाली फिर और निकाली, तो ये आ गया मेरा आंसर 26/64, दैट इज 0.4062। ठीक है, तो इसके साथ हमारे एग्जाम्पल्स हो गए खत्म। अब तुम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करके रखना, मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं प्रोबेबिलिटी में और आ सकते हैं ऑफ कोर्स एमसीक्यू बेस्ड में। ठीक है, तो मैं थ्योरी के कुछ क्वेश्चन तुम लोग को इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है, जो कि आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।